Assalamualaikum class, this is me Ghulam Nabi, your biology teacher. ओके डियर क्लास, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने चाह रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स, उसके अंदर जो है हम आज के टॉपिक में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के प्रोटीन्स की डिफरेंट क्लासेस किस तरह से बनती हैं। पीछे तो हमने स्ट्रक्चरल लेवल जो है वो प्रोटीन्स के पढ़े थे, स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर वो उसकी डिफरेंट लेवल्स को देखा था, बट आज देखेंगे कि प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है। डियर स्टूडेंट, पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रोटीन्स आर वेरी डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक बड़ा वसी ग्रुप है किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है, और किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स, आगे वो ये बात करता है कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस। अब ये जो प्रोटीन्स है ना, इन प्रोटीन्स को हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट बेसिस के ऊपर। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इसका क्या रोल है, क्या किरदार अदा करती है प्रोटीन, उस बेस के ऊपर इसके दो रोल बनते हैं। या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही होगी, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना रही होगी, तो उसको स्ट्रक्चर प्रोटीन्स बोल देंगे। और अगर वो प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई फंक्शनल रोल प्ले कर रही है तो उसकी क्लासिफिकेशन फंक्शनल प्रोटीन्स में कर दी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, अगर रेकमेंडेड क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स की बात की जाए तो वो बेस करती है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक हो गया। जो स्ट्रक्चर के ऊपर क्लासिफिकेशन होती है वो मोस्टली रेकमेंडेड होती है। आगे वो ये बात करता है, इन दिस क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज। अब दो तरह की प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन बनती है, एक तो बनती है फाइब्रस और दूसरी बन जाती है ग्लोब्यूलर, ठीक हो गया। अब हम आज के टॉपिक के अंदर इस फाइब्रस प्रोटीन्स का और इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स के जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको वन बाय वन कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स की। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें शेप की, तो डियर स्टूडेंट्स फाइब्रस प्रोटीन की अगर शेप देखें तो वो फिब्रिल्स की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? फिब्रिल्स। फिब्रिल्स का मतलब धागानुमा स्ट्रक्चर्स को फाइबर्स या फिब्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिब्रिल्स की फॉर्म में फाइब्रस प्रोटीन होती है, उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है। जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो ग्लोब की स्ट्रक्चर में होगी, ग्लोब्यूलर शेप में होगी। जैसे कि वो शेप हो सकती है आपके पास स्फेरिकल, राउंड भी हो सकती है, और इलिप्सॉइडल का मतलब है ओवल शेप भी हो सकती है, जो कि एक एग की शेप होती है, ओवल शेप। सो अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर दो लेवल्स के ऊपर कैटेगराइज करता है या लाई कहता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने प्रोटीन के पढ़े हैं ना, तो उसमें क्या था, या तो स्ट्रेट चेन थी या एक ही पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो क्या हुई हुई है, कर्ल हुई हुई है, ठीक हो गया। उसके अंदर कॉइलिंग हुई है या फोल्डिंग हुई हुई है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का इसमें। जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन, क्योंकि क्या है, ग्लोब्यूलर है, तो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से ही ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का बनता है। ये हम पीछे डिस्कस कर लिया हुआ है हमने पिछले टॉपिक में। नेक्स्ट आ गया रोल, कि इसका किरदार क्या है। जो फाइब्रस प्रोटीन है ये हमारी बॉडी के अंदर हमेशा स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेगी, कोई ना कोई स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हेल्प कर रही होगी। जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये फंक्शनल रोल प्ले कर रही होगी, मतलब कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवाने में अपना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद प्रोसेस आता है जी क्रिस्टलाइजेशन का। क्या इनको क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी चैप्टर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये होता है, ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये नॉन क्रिस्टलाइन होती है, इसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये इलास्टिक होती है, इलास्टिक का मतलब लचकदार होती है। जबकि क्रिस्टलाइजेशन की जा सकती है किस प्रोटीन की, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है इसकी क्रिस्टलाइजेशन पॉसिबल है, इसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो नेक्स्ट है, अगर हम सोलुबिलिटी की बात करें तो ये इनसोलुबल होती है, ये किसी भी चीज में सोलुबल नहीं है, मोस्टली वाटर के अंदर भी सोलुबल नहीं है। जबकि आप बात करें ग्लोब्यूलर प्रोटीन की तो ये इजीली सोलुबल होती है, सॉल्ट्स के अंदर भी, एसिड या बेस का सॉल्यूशन है या एक्वस अल्कोहलिक सॉल्यूशन है तो उसके अंदर सोलुबल इजीली हो जाता है। सर अगर डिसऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि इनको दोबारा से डिसऑर्गेनाइज किया जा सकता है या अलग किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है, तो इसके अंदर वो ये बात करते हैं डू नॉट डिसऑर्गेनाइज इजीली, हो सकती है लेकिन इजीली डिसऑर्गेनाइज नहीं होती। जबकि ये प्रोटीन क्या होती है, जैसे ही इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आएंगे
वो इस प्रोटीन को इफेक्ट करते हैं और ये इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। जैसे कि इस प्रोटीन की एग्जांपल में हमारे पास एंजाइम्स है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में हल्का सा चेंज आता है, जैसे टेम्परेचर का या पीएच का चेंज आ गया, तो ये ऑर्गेनाइज क्या होना शुरू हो जाते हैं, जो एंजाइम्स है ये डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं, डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक जो है डिसऑर्गेनाइजेशन में फैक्टर इन्वॉल्व है इन्वायरमेंट वाला। सो नेक्स्ट है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो फाइब्रस प्रोटीन है, क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चर रोल प्ले करना है, तो ये प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, जैसे सिल्क फाइबर्स। सिल्क फाइबर क्या होता है कि ये जो हमारे पास रेशम का धागा होता है, ठीक हो गया। अब रेशम का धागा किस चीज से आता है, ये आता है, ये हमारे पास कपड़े बनाने के अंदर और धागा बनाने में ये काम करता है, ठीक है। अब ये सिल्क फाइबर आता कहां से है, वेब्स का मतलब होता है जाला, किस चीज का जाला, सिल्क वर्म, वो जो रेशम के कीड़े जो जाला बनाते हैं, या स्पाइडर मकड़ी का जो जाला होता है, ठीक हो गया, इनके जाले से हमारे पास क्या चीज निकलती है, सिल्क फाइबर, ठीक है, और उससे मेजर प्रोडक्ट्स और अदर जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं वो बनाई जाती हैं। सर नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है एक्टिन। एक्टिन होती है जी हमारे मसल सेल्स में, हम इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। और मसल सेल्स में काम क्या करती है, हमारे मसल सेल्स के अंदर हमारे मसल्स की इलास्टिसिटी को आप कह सकते हैं, हमारा मसल जो इलास्टिक होता है इसमें खिंचाव पैदा होता है और ये लेंथ वाइज बड़ा भी होता है, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन है, ये रिलैक्सेशन है, तो ये मसल सेल्स के अंदर मौजूद होती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, जैसे हमने पढ़ा था कि इलास्टिक इन नेचर है। उसके बाद फिब्रिन प्रोटीन है, जो कि क्या काम करती है, ब्लड क्लॉट्स, कि हमारी बॉडी के अंदर कभी भी कोई कट या ब्रूजेस लग जाए, तो अगर वहां से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड लॉस ना हो, उस जगह पर वो जो आप कह सकते हैं कि ऊपर आउटर कवरिंग वाली साइड पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक हो गया, वो बेसिकली कौन बनाता है, फिब्रिन, जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है। उसके अलावा कैरेटिन भी फाइब्रस प्रोटीन में आ जाती है, हमारी नेल्स में भी होती है, हेयर्स में भी होती है, बीक का मतलब जो जानवर होते हैं उनकी चोंच जिनको बीक कहते हैं उसमें, और उसके अलावा हमारी स्किन में भी कैरेटिन प्रोटीन इन्वॉल्व है, जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है, स्ट्रक्चर ही बना रही है। कोलेजन आ जाता है जी, कनेक्टिव टिश्यूज की जो स्पेस होती है मैट्रिक्स, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोलेजन, ठीक हो गया। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोलेजन होता है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फाइब्रस प्रोटीन्स है, ठीक हो गया। और कोलेजन आप ये भी स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, जैसे हमारे एक्सटर्नल पिना और नॉस के अंदर यहाँ पर क्या चीज मौजूद है, कनेक्टिव टिश्यूज के मैट्रिक्स में कोलेजन मौजूद है, जो कि स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यूज को। और अगर हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की बात करेंगे तो ये सारी की सारी प्रोटीन्स जो है फंक्शनल रोल प्ले कर रही है, स्ट्रक्चरल रोल नहीं प्ले कर रही, जैसे कि एंजाइम्स किसके तौर पे एक्ट करते हैं, बायोकैटालिस्ट। पूरा चैप्टर हम चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स के ऊपर ही पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बायोकैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। उसके बाद आ जाती हैं जी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो है वो एक्टिव किसके अगेंस्ट होती हैं, इन्वेडिंग एजेंट्स का मतलब जो भी बाहर से कोई एजेंट्स आ रहे हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं जी व्हाइट ब्लड सेल्स, तो वो उनको किल करती हैं, बॉडी को उनके अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। आगे आ जाते हैं जी हार्मोन स्पेसिफिक मैसेंजर्स होते हैं, ये भी क्या होती हैं, प्रोटीन्स ही होती हैं, बट फंक्शनल प्रोटीन्स है, और इन्होंने बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है, मतलब हमारा जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम है उसके जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे हार्मोन से रेगुलेट कर रहे हैं, और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आ गई हीमोग्लोबिन, फंक्शनल प्रोटीन है। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए थे कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो फंक्शन है वो ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर उसके अंदर डिफेक्ट आ जाए अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के अंदर तो वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है वो एक ऑक्सीजन कैरी प्रोटीन है, हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, जो कि था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें हमने फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स को कंपेयर करके उनके डिफरेंट पॉइंट्स को कंपेयर करके देखा और उनके एग्जांपल्स को भी देखा। तो होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आ गए। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।